हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 7th पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है विभिन्न आवश्यकताओं और उपयोगिताओं को देखते हुए हर क्षेत्र के अनुसार कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं। तो गाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डिमांड के अकॉर्डिंग या कहे तो आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। यानी कि किसी काम को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी अलग तरीके के काम करने के लिए कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग डिमांड और अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन उदाहरण है, मेन टाइप हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला टाइप है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रियल टाइम क्या होता है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी एप्लीकेशन को रियल टाइम में क्रियान्वित करना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका ये पर्पज़ होता है, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर किसी एप्लीकेशन को रन करना है तो उसको रियल टाइम में एग्जीक्यूट करें। यानी कि ऑन टाइम ये आपका काम कर देते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है या आपका जो ऑपरेशन है उसको ऑन टाइम एग्जीक्यूट कर देते हैं। आगे लिखा है स्पेशल शेड्यूल एल्गोरिदम का प्रयोग करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सामान्य से कार्य को बिना समय व्यर्थ किए करने में सक्षम होते हैं। और गाइस जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है उस एल्गोरिदम को हम स्पेशल शेड्यूल बोलते हैं। तो गाइस जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये स्पेशल शेड्यूल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अपने नॉर्मल से कार्य को, सामान्य से कार्य को बिना समय वेस्ट किए यानी कि विदाउट टाइम वेस्ट किए करने में कैपेबल होते हैं। आगे लिखा है किसी भी कार्य की क्रिया प्रतिक्रिया को तुरंत एवं सही देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आप जो भी काम करवाते हो, इससे एक्शन रिएक्शन जो भी लेना है तो ये फटाफट से एक्शन करता है, उसका रिस्पॉन्ड करता है और तुरंत से आपको सही आंसर देता है। आगे लिखा है ये इन्वेंट टाइम अथवा टाइम शेयरिंग डिज़ाइन दोनों के गुणों को रखते हैं। यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ये दोनों तरीके के फीचर मिल जाते हैं, एक तो इन्वेंट टाइम का और दूसरा टाइम शेयरिंग का। दोनों फीचर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो इवेंट टाइम और टाइम शेयरिंग फीचर है ये क्या होता है आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इवेंट टाइम लिखा है तो इवेंट टाइम सिस्टम किसी टास्क या इवेंट को प्राथमिकता के आधार पर करता है। तो गाइस जो इवेंट टाइम डिज़ाइन होती है या इवेंट टाइम सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है? ये किसी भी काम को, आप जो भी काम इनसे करवाते हो तो किसी भी काम को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यानी कि प्राथमिकता के अकॉर्डिंग, यानी कि किस कार्य को पहले करना है, किसको बाद में करना है, तो इसके बेसिस पर ये काम करता है। कौन? इवेंट टाइम। और अगर बात करें टाइम शेयरिंग डिज़ाइन के बारे में या कहें तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी टास्क को सीपीयू क्लॉक सिस्टम के आधार पर करता है। अब इसमें कोई भी एप्लीकेशन रन होता है, कोई भी काम होता है तो वो सीपीयू के क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, अब जो काम पहले करने को कहते हैं वो पहले करता है, जो बाद में करने कहते हैं वो बाद में करता है। यानी कि जिसका कमांड पहले मिला वो काम पहले होगा, जिसका कमांड बाद में मिला वो बाद में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में गाइस ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इन एग्जांपल्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको एग्जांपल भी देना होगा, तो इनको आपको पता होना चाहिए। विंडोज सी है, लाइनक्स ओएस है, इसके अलावा क्यूएनएक्स है, ओएसई है और आरटी लाइनक्स है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद में गाइस बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में या कहते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूजर को कंप्यूटर एक्सेस करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वो प्रकार होता है, वो टाइप होता है जो एक समय में एक से अधिक यूजर्स को कंप्यूटर एक्सेस करने का अधिकार देता है। यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही समय में एक कंप्यूटर पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है टाइम शेयरिंग सिस्टम तथा इंटरनेट सर्वर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस जो टाइम शेयरिंग होता है और जो इंटरनेट सर्वर होता है ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी सीरीज में आते हैं, जो एक साथ एक से अधिक यूजर के कार्यों को एक समान समय में पूर्ण करते हैं। जो इंटरनेट सर्वर होता है ना, तो इंटरनेट का जो सर्वर होता है उसको आप भी यूज करते हैं, उसको आपके घर वाले सारे लोग यूज करते हैं, आपके पूरे इलाके के, आपके पूरे एरिया के सभी लोग यूज करते हैं, पूरा वर्ल्ड यूज करता है। तो इंटरनेट सर्वर को एक ही समय में सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है?
तो ये आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ही समय में काफ़ी सारे यूजर्स एक साथ में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट को आप भी यूज कर लेते हो, आपके साथ जो दोस्त बैठे हैं वो भी यूज करेंगे, आपके परिवार वाले भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग अगर एक साथ भी इंटरनेट को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समान समय में एक से अधिक यूजर इसके कार्यों को पूरा करते हैं, यानी कि एक ही टाइम में आप कई सारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस आगे लिखा है, इसके अलावा कई बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो मेनफ्रेम कंप्यूटर के साथ प्रयोग होते हैं वो भी मल्टी यूजर होते हैं। तो गाइस जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के साथ में यूज किया जाता है, तो वे भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे यूनिक्स है, विंडोज़ एनटी है, फ्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमपीएम है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गाइस तीसरा टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है सिंगल यूजर अथवा पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल पर्पस को पूर्ति करते हैं और ये आवश्यकता अनुसार सिंगल टास्क या मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो तो आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप एक यूजर, अकेला व्यक्ति या कहे तो अकेला कंप्यूटर यूजर अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि आप अपने कार्यों को कर सकते हैं लेकिन अकेले, यानी कि एक टाइम में एक यूजर इस कंप्यूटर को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। और आवश्यकता अनुसार आप सिंगल टास्क के अलावा मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर एक साथ में आप एक काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता है कोई और काम करने की तो इसके लिए आप उसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, आप कई सारे कामों को भी कर सकते हैं। आगे लिखा है सिंगल टास्किंग का अर्थ है एक बार में यूजर के एक निर्देश या एक प्रोग्राम को क्रियान्वित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल टास्किंग का मतलब होता है कि एक बार में एक काम को पूरा करना, जबकि मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना। और मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि एक ही टाइम में एक से अधिक कामों को करना, एक से अधिक प्रोग्रामों को रन करना। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपका जो लैपटॉप होता है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, आपका जो स्मार्टफोन होता है, तो वो सिंगल यूजर बेस्ड होता है, या कहे तो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, मैक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है नेटवर्क में फैले हुए विभिन्न कंप्यूटरों के समूह को एक कंप्यूटर सिस्टम की भांति प्रयोग में लाना। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है बटा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे एक नेटवर्क के अंदर 15-20 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो ऐसे में वो 15-20 कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता है और उसी को आप यूज़ करते हैं। तो ऐसे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो जब भी आपस में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टेक्निक को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं और इसी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर आपस में अपने डेटा को शेयर करते हैं, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। आगे लिखा है, जो एक से अधिक कंप्यूटर में हो सकती है। तो इस टेक्निक को आप एक से अधिक कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। आगे लिखा है, जब कंप्यूटरों को समूह में किसी कार्य को करने के लिए जोड़ा जाता है तब वे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि जब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में जोड़ दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को अंजाम देने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो ऐसे में वो जो सिस्टम हो जाता है वो आपके जो सारे कंप्यूटर हो जाते हैं, उन कंप्यूटर को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है TX2 और इसके अलावा डाइसेक्ट, तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में बात करते हैं हमारे अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टाइम शेयरिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर एक समय में एक से ज़्यादा टास्क पूरे कर सकता है। इसमें प्रत्येक टास्क को बराबर का टाइम दिया जाता है, इसीलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें यूजर एक समय में एक से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर सकता है, या कहे तो एक से ज़्यादा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट कर सकता है।
और इसमें प्रत्येक टास्क को बराबर का टाइम दिया जाता है। अगर आप 5 काम करते हैं तो पाँचों कामों को बराबर टाइम दे करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और इसीलिए इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे लिखा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करना होता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करता है या जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम होता है। आगे लिखा है यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक समय में एक से अधिक कार्य करने में मदद करता है और प्रत्येक कार्य को एक समान समय में एग्जीक्यूट करता है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर एक कार्य को प्रत्येक कार्य को एक समान समय में यानी कि एक ही टाइम में सभी कार्यों को एग्जीक्यूट कर देता है। आगे लिखा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य रिस्पॉन्स टाइम को कम करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कार्य होता है वो ये होता है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो, यानी कि अगर कोई काम 5 मिनट का है और उसको अगर 4 मिनट में किया जा सकता है तो वो उसको करने की पूरी कोशिश करता है, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको कम कर देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग टास्क एंड टाइम को शेयर करने के लिए किया जाता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं, टाइम और टास्क दोनों को शेयर करने के लिए। ऑलराइट गाइस, और अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे लाइनक्स है, मल्टिक्स है, इसके अलावा विंडोज़ 200 सर्वर है, इसके अलावा विंडोज़ NT सर्वर है। तो ये सारे एग्जांपल हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद में गाइस अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है 1970 के दशक में बैच प्रोसेसिंग बहुत ही पॉपुलर थी और इसमें टास्क को बैच बनाकर एग्जीक्यूट किया जाता था, यानी कि बंडल बना करके। यानी कि आपके पास 5-6 काम हैं तो 5-6 कामों का एक बंडल बना दिया जाता था और उस बंडल को एग्जीक्यूट किया जाता था। यानी कि जो आपके कार्य होते थे उनको बंडल बना करके एक बैच बना करके उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। आगे लिखा है यूजर्स के पास एक ही कंप्यूटर होता था जिसे मेन फ्रेम के नाम से जाना जाता था। अब इस 1970 के टाइम में यूजर्स के पास एक ही कंप्यूटर हुआ करता था, या कहे तो मिनिमम कंप्यूटर होते थे और उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। आगे लिखा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने वाले यूजर सीधे अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते थे, बल्कि यूजर पंच कार्ड जैसे ऑफलाइन डिवाइस की हेल्प से अपना टास्क तैयार करता था और टास्क को कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करता था। अब गैस 1970 के टाइम में जो यूज़र बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे तो वे यूज़र अपने कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करते थे, बल्कि उनको जब कोई काम कराना होता था तो इसके लिए वो किसी ऑफलाइन डिवाइस जैसे कि पंच कार्ड तो इसका इस्तेमाल करते थे। तो अपना कार्य करने के लिए यूज़र क्या करता था, पंच कार्ड जैसी किसी ऑफलाइन डिवाइस की सहायता से अपना टास्क तैयार करता था और इस टास्क को हम जॉब के नाम से भी जानते हैं। तो अपनी जॉब तैयार करता था और टास्क को कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देता था और जब उसका टास्क तैयार हो जाता था तो ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देता था। आगे लिखा है एग्जीक्यूशन में तेज़ी लाने के लिए सिमिलर आवश्यकताओं वाली जॉब्स को एक ग्रुप के फॉर्मेट में कैटेगराइज कर एग्जीक्यूट किया जाता था। तो गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया टास्क को हम जॉब भी कहते हैं, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन में तेज़ी लाने के लिए जो सिमिलर आवश्यकताओं वाली यानी कि सिमिलर नीड्स वाली जो जॉब्स होते थे, जो टास्क होते थे, उनको एक ग्रुप के फॉर्मेट में कैटेगराइज करके एग्जीक्यूट किया जाता था। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास काफ़ी सारे टास्क हैं या कहे तो काफ़ी सारे जॉब्स हैं और उन जॉब्स की जो नीड है, जो आवश्यकता है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। तो ऐसे में उन जॉब्स को एक ग्रुप के फॉर्मेट में कैटेगराइज कर दिया जाता था और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। और इससे क्या होता था, इससे जो एग्जीक्यूशन होता था वो बहुत जल्दी हो जाता था, फास्टली हो जाता था। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है जब एक बार यूजर अपने टास्क को ऑपरेटर को सबमिट कर देता है तो वो सिमिलर नीड्स वाले जॉब्स को बैच में अरेंज कर देते हैं। अब गाइस क्या होता था, जब यूजर अपने टास्क को, अपनी जॉब्स को अपने ऑपरेटर को सबमिट कर देता था, जमा कर देता था, तो ऐसे में ऑपरेटर क्या करता था, ऑपरेटर सिमिलर नीड्स वाली यानी कि एक समान आवश्यकताओं वाली जो जॉब्स होती थी उनको एक बैच में अरेंज कर देता था। यानी कि बंडल के अंदर काफ़ी सारे जॉब्स होते थे तो उन जॉब्स को एक बैच में अरेंज कर देते थे। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब्स को ग्रुप में कैटेगराइज करता है जो सिमिलर होते हैं। तो गाइस जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो सिमिलर नीड्स वाली जॉब्स होती हैं उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देता है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है इन टास्क के ग्रुप को बैच माना जाता है। अब दोस्तों जो आपके टास्क होते हैं, जो आपकी जॉब होती है, तो जॉब के जो ग्रुप होते हैं उनको ही बैच माना जाता है। यानी कि काफ़ी सारे आपके जॉब्स होते हैं तो काफ़ी सारे जॉब्स के जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को बैच माना जाता है और फिर आपके जो बैच होते हैं ना, इन बैच को एक साथ में एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि आपके काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं उनको एक साथ में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इस बात करते हैं लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में, जो कि है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वैसे यहाँ पर लिखा है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं
जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसे नेटवर्क कनेक्शन बनाने और नेटवर्क में जुड़ी डिवाइसेस को आपस में शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसको किस लिए बनाया गया है, तो इसको किसी नेटवर्क के कनेक्शन को बनाने के लिए, या कहे तो किसी नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और किसी नेटवर्क के अंदर जो हार्डवेयर या जो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं तो उन डिवाइसेस को आपस में शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे लिखा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई क्लाइंट की रिक्वेस्ट को संभालने की क्षमता होती है, यानी कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ में एक टाइम में काफ़ी सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके कार्यों को पूरा कर लेता है। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसमें नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं तो वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑलराइट गाइस, आगे लिखा है सरल शब्दों में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर्स जोड़ने और लैन के माध्यम से रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सरल वर्ड में बोलें, सिंपल वर्ड में बोले तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, या कहें तो लैन नेटवर्क के माध्यम से रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए बनाया गया है। तो लैन नेटवर्क की सहायता से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आपस में शेयर कर सकते हैं इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो अगर हम बात करें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे MS विंडोज सर्वर है, यूनिक्स है, लाइनक्स है और इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 7 टाइप मैंने आपको बता दिए। अब आई होप आगे कोई टाइप नहीं होगा, तो देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, अब आगे कोई टाइप नहीं है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।